अब ग्रैंड लाइन की तरफ जाते वक्त लूफी को रेड लाइन दिखाई देती है। दरअसल ये वन पीस की दुनिया 4 समुद्र में बटी हुई है और इन चारों समुद्र को आपस में बांटने का काम करती है रेड लाइन और ग्रैंड लाइन। लेकिन ये रेड लाइन पहाड़ों के झुंड से बनी हुई है। कुछ देर बाद ये सभी लोग रेड लाइन के करीब पहुंच जाते हैं। लूफी देखता है कि यहाँ के समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं और हम 2 पहाड़ों के बीच एक जगह को देखते हैं जहाँ का पानी उल्टी दिशा में बह रहा था, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और इसे ही रिवर्स माउंटेन कहा जाता है। चारों समुद्र में ये रिवर्स माउंटेन प्रेजेंट है और यही इकलौता रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनकी शिप कुछ ही सेकंड्स में तहस नहस हो जाएगी। गोइंग मैरी रेड लाइन से टकराने लगती है, लेकिन तभी लूफी शिप से बाहर कूदता है और खुद को फुलाकर शिप को रेड लाइन से टकराने से बचा लेता है और गोइंग मैरी रिवर्स माउंटेन में चली जाती है। शिप अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रहा था। इस रिवर्स माउंटेन का वाटर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ था, जो कि किसी करिश्मे से कम नहीं। रेड लाइन के पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, यहाँ तक कि बादलों से भी ज्यादा ऊपर। और कुछ दिनों के सफर के बाद ये सभी लोग रिवर्स माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। शिप हवा में होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद शिप नीचे आती है और उसी इकलौते रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ से हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा सकते हैं। और तभी इनके सामने बहुत सारी फॉग आ जाती है। शिप फॉग के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी जोरो को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या तुमने कुछ सुना? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी अभी। अरे यार जोरो, तुम्हारा वहम होगा भाई। ग्रैंड लाइन पहुंचने की खुशी में लगता है पगला गए हो। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें अपने सामने एक काली परछाई नजर आती है और उसॉप अपने नए गॉगल्स का यूज करके सामने की तरफ देखता है। सामने एक पहाड़ है और जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि सामने कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक वेल होती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और ये अजीब आवाजें यही वेल ही निकाल रही थी। शिप की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोइंग मैरी उस वेल से टकरा जाएगी। सभी लोग उस शिप के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी मौत को अपने सामने देखती है। लेकिन तभी वेल पर एक तोप से हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लूफी ने किया होता है। और ये सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उस कैनन के फायर करने की वजह से गोइंग मैरी के आगे वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी स्पेशल सीट! अरे यार शिट! सभी लोग उस शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि शिप वेल से ना टकरा जाए। लेकिन तभी लूफी इस वेल की आंख के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इस वेल का ध्यान लूफी की तरफ चला जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ मेरी स्पेशल सीट तोड़ दी तूने। आजा, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। लेकिन और ये देखकर उसॉप और जोरो की आंखें बाहर आ जाती हैं और इसे लात मार कर दूर फेंक देते हैं। साले लूफी चुप कर जा, बेवकूफ कहीं के, मरवाएगा अभी तू। ये वेल अपना मुंह खोलती है और ये सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। लूफी डिसबैलेंस होकर उस शिप से गिर जाता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ स्ट्रेच करके उस वेल को पकड़ लेता है। ये वेल अपना मुंह बंद कर लेती है और अब ये सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर लूफी पैनिक कर जाता है और इस वेल को मारने लगता है। निकाल मुझे बाहर निकाल। और लूफी देखता है कि इस वेल के ऊपर एक दरवाजा बना होता है और ये वेल पानी के अंदर चली जाती है। हम इन 5 को देखते हैं जो कि इस वक्त अभी वेल के मुंह के अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि ऊपर नॉर्मल आसमान होता है और सामने एक छोटा सा घर बना हुआ था, लेकिन तभी इन पर एक सी मॉन्स्टर का हमला होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी इस घर के अंदर से 3 क्रॉस बोस बाहर निकलते हैं और इस सी मॉन्स्टर के जाकर लगते हैं और सी मॉन्स्टर वहीं पर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस घर के अंदर से एक खतरनाक से दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है। सबकी निगाहें उस बंदे की तरफ थी और इस बंदे ने इस बड़ी सी मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। ये तिरछी नजरों से सांजी को दिखता है, सांजी उसे दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इस बूढ़े आदमी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये सांजी को अभी जान से मार ही डालेगा, पर ये बंदा कुछ नहीं करता और सामने कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। भाई वेल के मुंह में न्यूज़पेपर क्या कर रहा है? सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले ये क्या बात हुई? कुछ तो बोले। अगर तुझे लड़ना है तो हम लोग तैयार हैं। ये बंदा उसॉप को देखता है और इसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। अच्छा होगा कि अगर तुम इसके बारे में सोचो भी मत, वरना तुम मारे जाओगे। इसका गुस्सा देखकर उसॉप और नामी बुरी तरह से डर जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। कौन मरने वाला है? हाँ, मैं मरने वाला हूँ। तू साले, तेरा मजाक ज्यादा नहीं हो रहा है? सांजी शांत हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ओए बूढ़े आदमी, हम लोग कहाँ पर हैं और तू कौन है? हाँ, मेरा नाम क्रोकस है, 71 सालों का एक नौजवान बुढ़ा और मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। जोरो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। भाई इसे काट दो क्या मैं? है इसका ज्यादा नहीं हो रहा। अब तुम लोग पूछ रहे थे ना कि तुम अभी कहाँ पर हो? हाँ, तुम लोग अभी एक वेल के पेट के अंदर हो। अबे ओ चुप कर जा, ठीक है ना? हम एक वेल के पेट के अंदर कैसे हो सकते हैं? कुछ भी बोल रहा है तू। ये सुनकर क्रोकस इसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उस दरवाजे से यहाँ से बाहर जा सकते हो। एक सेकंड रुको, इस वेल के पेट के अंदर एक एग्जिट का दरवाजा क्या कर रहा है? हाँ, ये बहुत ही अजीब है। उस सब आसमान की तरफ देखता है। ये असली आसमान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने पेंट किया है। तभी पानी के अंदर बहुत तेज लहरें आने लगती हैं और ये देखकर क्रोकस बोलता है, तो ये शुरू हो गया। लबून रेड लाइन पर अपना सर मार रहा है और हम देखते हैं कि ये वेल अपना सर पहाड़ों से टकरा रही होती है और इस सी वेल का नाम है लबून। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। ये बंदा पता नहीं अभी कहाँ पर है, पर ये सेफ है और कहीं पर गिरे जा रहा था। और तभी हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे। लड़की का नाम था मिस वेडनेसडे और इस लड़की का नाम था मिस्टर 9। ये दोनों भी इस वेल के पेट के अंदर होते हैं और ये दोनों लबून को अंदर से मारना चाहते थे। लबून को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी बहुत तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है और इन दोनों से टकरा जाता है और ये दोनों इस वेल के पेट वाले
वाले पार्ट के अंदर चले जाते हैं और क्रॉकस एक जगह पर जाकर उस वेल को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ये वेल बिल्कुल शांत हो जाती है। और इस तरफ जोरो लूफी और उन दोनों बंदों को बचा लेता है और लूफी इन दोनों को बांध देता है। और क्रॉकस बताता है ये दोनों इस वेल के पीछे बहुत सालों से पड़े हैं, अगर इन्होंने उस वेल को मार दिया तो 1-2 सालों तक इन्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। लबून इस दुनिया की सबसे बड़ी वेल है, इसे आइलैंड वेल भी कहा जाता है और ये हमेशा अपना सर रेड लाइन से मारता रहता है और ऐसा करने के पीछे एक वजह है। लबून एक ऐसी वेल है जिसके अंदर इंसानों की तरह एक दिल है और इंतजार कर रहा है अपने उन्हीं पायरेट्स का जिन लोगों ने इससे मिलने का वादा किया था पिछले 50 सालों से। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। एक दिन क्रॉकस लाइट हाउस के बाहर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हीं के साथ लबून भी यहाँ पर आई थी। उस वक्त ये वेल बहुत छोटी हुआ करती थी और ये पायरेट्स लबून के साथ सफर किया करते थे, लेकिन एक दिन इन पायरेट्स ने इस वेल को वेस्ट ब्लू के अंदर छोड़ दिया क्योंकि इन्हें पता था कि ग्रैंड लाइन खतरों से भरा हुआ है। ये सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। इन पायरेट्स की शिप टूटी हुई थी और ये सभी लोग यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रुक जाते हैं और तब तक क्रॉकस, लबून और ये सभी पायरेट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं कि इन पायरेट्स और लबून की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन समय गुजरता है और इन पायरेट्स की शिप पूरी तरह से तैयार हो जाती है अपने सफर पर जाने के लिए और इन पायरेट्स का यहाँ से जाने का समय आ जाता है। इनका लीडर क्रॉकस से बात करता है। हे क्रॉकस, क्या तुम प्लीज लबून का ख्याल रख सकते हो 2-3 सालों के लिए? तब तक हम लोग ग्रैंड लाइन से वापस आ जाएंगे। हे लबून, मेरी बात सुनो, हम लोग ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं। वहाँ का सफर बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, वो जगह बहुत खतरनाक है और इसीलिए दोस्त हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम बहुत ही जल्द वापस आकर तुमसे मिलेंगे और तब तक तुम अपना ख्याल रखना दोस्त। और ऐसा बोलकर ये सभी पायरेट्स यहाँ से चले जाते हैं। हम बहुत ही जल्द तुम्हें लेने वापस आएंगे, अपना ख्याल रखना। और फाइनली ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो लोग वापस नहीं आए। लबून की आंखों में अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि वो लोग वापस आएंगे और अभी तक उनके आने का इंतजार कर रही है। क्रॉकस बाहर का गेट खुलता है और ये सभी लोग लबून के पेट से बाहर आ जाते हैं। ये रहा असली का आसमान। और ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो पायरेट्स अभी तक लबून को लेने क्यों नहीं आए। पागल मत बनो, वो लोग मर चुके होंगे अब तक तो। और क्रॉकस कहता है सच्चाई कुछ और है बच्चों, मुझे पता चला था कि वो सभी लोग ग्रैंड लाइन से बाहर आ चुके हैं। अगर वो लोग जिंदा भी हैं तब भी वो लोग दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। उन लोगों के अंदर ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है। क्या आपने इस बात को कभी लगून को बताने की कोशिश नहीं करी? मैंने इसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात को नहीं समझ पाता। इसे आज भी लगता है कि इसके दोस्त इसे लेने आएंगे। रिवर्स माउंटेन के सामने चिल्लाती है इस उम्मीद में कि किसी दिन इसकी आवाज वहाँ पर पहुँचेगी और पायरेट्स इसे लेने वापस आएंगे। लूफी बाहर जाता है, लबून के ऊपर कूदता है और शिप का एक टुकड़ा उसकी चोट के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से लबून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लबून दर्द से चिल्लाने लगती है। सभी लोग ये देखकर पागल हो जाते हैं। साले लूफी, क्या कर रहा है ये तू? तुमने दोबारा ऐसा क्यों किया लूफी? भाई मेंटल केस है लूफी। लबून के मन के अंदर एक बैरियर बन चुका है और उसे लगता है कि शायद जो रेड माउंटेन है, ये माउंटेन ही इसके दोस्तों को यहाँ पर आने से रोक रहा है। इसलिए इस रेड लाइन माउंटेन को तोड़ने के लिए अपना सिर उस पर बार बार मारती है और इसकी वजह से इसके सर पर बहुत सारे मार्क्स भी आ चुके हैं। लबून की स्टोरी सुनने के बाद लूफी के मन में लबून के लिए हमदर्दी जग जाती है और लबून के साथ फाइट करने लगता है। स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि लूफी पगला गया है, ये इस वेल के साथ क्यों लड़ रहा है, पर एंड ऑफ द डे हमें लूफी की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है। बैटल के बीच में लूफी अचानक से रुकता है और लबून से कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी, हमारी ये बैटल काफी देर तक चलने वाली है लबून, पर मेरे पास अभी इतना समय नहीं, तुम मेरा इंतजार करना। उन पायरेट्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा लबून, और अब से उन पायरेट्स की जगह मैं तुम्हारा राइवल हूँ और अब से तुम मेरे आने का इंतजार करोगे। मेरा इंतजार करना लबून, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। और इस तरह से लबून के मन में जो बैरियर था कि इसके पायरेट दोस्त इससे मिलने के लिए आएंगे, वो शिफ्ट होकर लूफी के ऊपर आ जाता है। और ये लबून जो कि अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि शायद ऑलरेडी मर भी चुके हैं, अब इसका ध्यान लूफी के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है और लूफी इसके सर के ऊपर अपना सिंबल भी बना देता है। इस सिंबल को कभी मत मिटाना लबून, ये तुम्हें हमेशा हमारे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाएगा। दरअसल लूफी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दोबारा से अपना सर रेड लाइन माउंटेन के ऊपर ना मारे, और इसी तरह से लूफी लबून के दोनों बैरियर माइंडसेट्स को हटा देता है। और गाइस, ये दोनों नमूने, इन दोनों का आगे के पार्ट्स में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। और रेड लाइन के अंदर कॉमन सेंस काम नहीं करती है और मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज्यादा होने की वजह से कॉम्पास यहाँ पर काम नहीं करता है। और असली डायरेक्शन को देखने के लिए लॉग पोस्ट नाम के एक डिवाइस का यूज किया जाता है। ये डिवाइस ग्रैंड लाइन में नेविगेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉग पोस्ट कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसीज का यूज करके यूजर को नियरेस्ट आइलैंड की लोकेशन देता रहता है और उस डायरेक्शन में बढ़कर धीरे धीरे आइलैंड्स पे ट्रैवल करके हम ग्रैंड लाइन तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 इस लॉग पोस्ट डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं, पर ये इन्हें नहीं मिल रही होती और मिस्टर 9 रोना शुरू कर देता है। भाई गुम हो गई। लूफी को लॉग पोस्ट मिल जाता है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। ये क्या भाई, ये कैसी घड़ी है? मिस्टर 9 एक दूरबीन का यूज करके देखता है कि वो लॉग पोस्ट लूफी के पास है और इस तरफ ये सांजी एलिफेंट ब्लूफिन टूना को बनाने में लगा होता है। उसॉप शिप को ठीक कर रहा होता है और ये जोरो हमेशा की तरह सो रहा था। भाई कितना आलसी बंदा है यार, ये सोता रहता जब देखो। और नामी बताती है ये देखो, ये कॉम्पास खराब हो चुका है, ये सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं ग्रैंड लाइन में कॉम्पास काम नहीं करता है। ग्रैंड लाइन के पहाड़ बहुत ही खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करते हैं, जिसकी वजह
से एक आम कॉम्पास खराब हो जाता है। तुम्हें ग्रैंड लाइन में सफर करने के लिए लॉग पोज की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ये एक खास तरीके का कॉम्पास है जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करता है और बिना लॉग पोज के ग्रैंड लाइन में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। एक सेकंड, क्या वो ऐसा दिखता है? हाँ, यही है लॉग पोज। पर तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? एक सेकंड लूफी, दिखाना जरा। और लूफी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देती है। तेरे पास ये आया कहाँ से? तुम्हारे पास ये पहले से था ना, हमें बताया क्यों नहीं तूने? कोई भी आइलैंड से शुरू करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास लॉग पोज है तो एंड में राफेल आइलैंड पर जाओगे, जो कि ग्रैंड लाइन का आखिरी टापू है। पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही आदमी राफेल तक पहुंच पाया है और वो कोई और नहीं, पायरेट किंग गोल्डी रॉजर था। क्या सच में? फिर तो वन पीस वहाँ पर ही होगा। जब पहुँचेगी तो पता चल जाएगा उसाप। और सांजी देखता है कि इस लूफी ने भुक्कड़ ने पूरी की पूरी टूना फिश खा ली है अकेले ही। सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी को एक किक मार देता है। लूफी उड़ता उड़ता जाता है और उसका हाथ लॉग पोज पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से ये लॉग पोज टूट जाता है। नामी को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये भी हुआ क्या। इन दोनों को एक जोरदार किक मार देती है पर सांजी लात खाने के बावजूद भी नामी से प्यार कर रहा था और इसके दिल विल बने हुए थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना लॉग पोज दे दूंगा। वैसे भी तुम लोगों ने लबून की बहुत ज्यादा मदद की है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद मिस्टर नाइन और मिसेस वेडनेसडे सामने आती हैं और लूफी से पूछते हैं, सर क्या हम आपके साथ विस्की पीस आइलैंड जा सकते हैं? क्योंकि इन दोनों को लग रहा होता है कि इनका लॉग पोज लूफी के पास है। ये दोनों लूफी के सामने बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और लूफी मान जाता है। ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। ए लूफी, पागल है क्या? इन पर विश्वास करना ठीक रहेगा? अरे यार चिंता मत करो, सब कुछ सही रहेगा। लूफी क्रॉकस को लॉग पोज देने के लिए शुक्रिया कहता है और लबून को बाय बाय कहकर सभी लोग निकल जाते हैं विस्की पीस आइलैंड की तरफ। सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। और इन सभी को जाता हुआ देखकर क्रॉकस अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग वही पायरेट्स हैं जिनका इंतजार हम बहुत सालों से कर रहे थे? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो रॉजर? अब कुछ दिन बाद लूफी को सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और ये आइलैंड कोई और नहीं बल्कि विस्की पीक आइलैंड ही होता है। ये दोनों शिप से कूद जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, अगर किस्मत में लिखा हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे। तो ये लोग तो अब जा चुके हैं, अब विस्की पीक आइलैंड पर जाने की क्या जरूरत है अब? नहीं उसाप, अगर लॉग पोस्ट के अंदर किसी जगह का रास्ता स्टोर हो जाता है तो हमें कुछ देर तक उस आइलैंड पर रुकना होता है, वरना लॉग पोस्ट दूसरे आइलैंड पर जाने का रास्ता नहीं बताएगा। जैसे जैसे ये शिप आगे बढ़ती है धीरे धीरे सामने लोग दिखाई देने लगते हैं। जोरो और उसॉप तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही फॉग हटती है ये सभी लोग इनके यहाँ पर आने से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना सांजी भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पर इसे बहुत क्यूट क्यूट लड़कियां दिख रही होती है। उसॉप भी इन सभी को अपना फैन समझने लगता है। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। इसके बाद सभी लोग शिप से उतर जाते हैं और सामने विस्की पीक का मेयर आता है जिसका नाम था इगारा पोई। तो गाइस इस बंदे का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे हम पोई पोई कहेंगे। और लूफी और इन सभी का वेलकम करता है विस्की पीक आइलैंड पर। आपको यहाँ पर स्वागत है। हमारा आइलैंड म्यूजिक, विस्की और मेहमान नवाजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और आपके वेलकम के तौर पर हम लोग एक पार्टी अरेंज करने वाले हैं। ये सुनकर लूफी, सांजी और ये उसॉप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन नामी और जोरो को ये बात हजम नहीं होती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और विस्की पीक आइलैंड पर हर जगह पर पार्टी चल रही थी और उसॉप अपनी झूठी कहानियां सुनाकर कुड़ियों को इम्प्रेस करने में लगा होता है और जोरो बैठा बैठा वाइन पी रहा होता है। नामी वाइन पीने में हिचक रही थी। चिंता मत करो, इन वाइन्स में अल्कोहल नहीं है और यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन भी रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा वाइन की ग्लास पिएगा उसे 1 लाख बेरीज का इनाम दिया जाएगा। पैसे का नाम सुनते ही नामी तैयार हो जाती है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए और इस तरफ लूफी प्लेट्स पर प्लेट्स खाई जा रहा था। इस कंपटीशन में जोरो सिर्फ 10 ग्लासेस ही पी पाता है। नामी सबसे ज्यादा ग्लासेस पीती है और 12 ग्लास पीकर इस कंपटीशन को जीत जाती है और अपना ये सांजी भी 20 के करीब लड़कियों के साथ मटर गश्ती कर रहा होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्टी बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। और तभी इसका चेहरा थोड़ा सा डरावना सा हो जाता है, जैसे कि ये सब कुछ इसका कोई प्लान होता है और इसने कोई षड्यंत्र रचा हो। और इस तरफ मिस वेडनेसडे और मिस्टर नाइन को देखते हैं। ये लोग अपने बॉस को एक लेटर लिखते हैं और इस लेटर में बता रहे थे कि ये दोनों उन सभी को विस्की पीक आइलैंड पर पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं, यानी कि ये सब कुछ इन्हीं का एक प्लान था, लूफी और इन सभी को विस्की पीक आइलैंड पर लेकर आने का। और इस तरफ नामी नशे की हालत में पड़ी होती है, जोरो सो रहा होता है और साथ ही साथ उसॉप और लूफी भी और अपना सांजी भी। और इस तरफ मिस्टर नाइन और मिस वेडनेसडे को देखते हैं। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का क्या हुआ? और हम देखते हैं कि इनके सामने पोई पोई होता है। मैंने उन्हें सुला दिया है। एक लड़की आती है। भाई एक मिनट, ये कैसी लड़की है भाई? बॉडी बिल्डर लड़की। ये लड़की जैसे ही अपना कवर हटाती है तो हम देखते हैं कि इसके मस्त एकदम डोले शोले होते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप। पोई पोई लूफी का पोस्टर इन सभी को दिखाता है और सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि लूफी के ऊपर 3 करोड़ का इनाम था और अब ये सभी लोग लूफी को पकड़ने का डिसाइड करते हैं और इससे पकड़कर गवर्नमेंट को सौंप देंगे। और तभी जोरो इनके सामने आ जाता है। जोरो एक घर के ऊपर बैठा होता है। मुझे तुम सभी पर शुरुआत से ही भरोसा नहीं था और तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग हमें इतनी आसानी से फंसा लोगे? हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था। तुम सभी लोग बाउंटी हंटर्स हो और तुम सभी को देखकर लगता है कि तुम बारोक वर्क्स के लिए काम करते हो। पोई पोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि इस जोरो को इन सभी के बारे में सब कुछ पता है। पोई पोई ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को ऑर्डर देता है जोरो को मारने का। इसे मारो। सभी लोग निशाना लगाते हैं और देखते हैं कि सामने जोरो है ही नहीं। जोरो गायब हो जाता है और तभी जोरो इन सभी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। आखिर कहाँ गया ये जोरो? मुझे दिख नहीं रहा। जोरो भी इनके पूरे मजे ले रहा था। इसके बाद सभी लोग जोरो पर निशाना लगाते हैं और जैसे ही इस पर शूट करते हैं जोरो यहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग एक दूसरे पर ही निशाना लगा देते हैं और सभी लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद जोरो अपनी तलवार पोई पोई
के सामने आकर रख देता है। सभी लोग जोरो पर गन तान कर खड़े होते हैं। बेवकूफो, ऐसा मत करना, ये बुलेट्स मुझे भी लग जाएगी। पोई पोई अपना एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट बाहर निकालता है जिसमें से गोली निकलती है और अपने ही बाउंटी हंटर्स को मार देता है। जोरो साइड में जाकर छिप जाता है और सोचता है लगता है अब समय आ चुका है अपनी नई तलवारों को यूज करने का। तभी जोरो के ऊपर कोई आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन जोरो किसी तरह से खुद को बचा लेता है और एक रूम के अंदर जाकर घुस जाता है और सामने पड़ी एक टेबल को एक शील्ड की तरह यूज करके इसके हमले से खुद को बचा लेता है। और जोरो सोचता है लगता है समय आ चुका है इस तलवार को यूज करने का। अपनी तलवार को बाहर निकालकर सभी लोगों को 2 सेकंड्स के अंदर अंदर मार देता है। पीछे से एक मोटा जोरो पर हमला करता है और जोरो अपनी दूसरी तलवार को निकालता है कुतेत्सु थर्ड को, और जब इसे यूज करता है तो इसके अंदर से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है जिसकी वजह से ये आदमी भी मारा जाता है। ये तलवार बहुत ज्यादा ही शार्प होती है और अपने मालिक के चाहने भर पे ही सामने वाले एनिमी पर खुद ब खुद ही हमला कर देती है।